हाय। आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप उसका रिवीजन वीडियो बना रहे हैं। आपको ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे, जितना शॉर्ट हो पाएगा हम कोशिश करेंगे 30 से 40 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको अगर इसका डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन देखना हो तो हम पार्ट वाइज भी इस चैप्टर पर वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर में जो सब पूछे होंगे हम उस पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हिस्ट्री में क्लास 10th में नेशनलिज्म नाम से 2 चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप। इसीलिए पहले हमको नेशनलिज्म का डेफिनेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे चैप्टर पढ़ लेंगे, कोई दोनों चैप्टर पढ़ लेंगे, आपको टॉपिक सब याद रहेगा, चीज़ें भी समझ में आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे और वो मज़ा नहीं आएगा, वो रिदम नहीं बनेगा आपको चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, तो वो रिदम और मज़े के लिए आपको पहले ये चीज़ समझना पड़ेगा और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नेशनलिज्म क्या है और नेशन स्टेट क्या है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नेशनलिज्म और नेशन स्टेट क्या है, तो आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो कंट्री क्या होता है, नेशन क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो कंट्री को ही हम नेशन या नेशन स्टेट कहते हैं, लेकिन फर्क ये है कंट्री सिर्फ ज्योग्राफिकल टेरिटरीज है। मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेकर के नॉर्थ में श्रीनगर से साउथ में कन्याकुमारी तक है और ईस्ट में सिलचर से वेस्ट में पोरबंदर तक है। तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो एरिया है इतना लंबा चौड़ा, ये क्या कहलाता है, ये कंट्री कहलाता है। लेकिन अगर इस फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया में, मतलब इस एरिया में या किसी एक रीजन में, किसी एक फिक्स ज्योग्राफिकल टेरिटरीज में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हैं और उन सब ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में आपस में फीलिंग ऑफ वननेस और कॉमननेस है या फीलिंग ऑफ प्राउड है, तो उस फिक्स ज्योग्राफिकल टेरिटरीज को हम नेशन स्टेट कह देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, कंट्री सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है, लेकिन नेशन क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं फीलिंग से जुड़ा हुआ, वो सेंटिमेंटल है। फीलिंग ऑफ वननेस और कॉमननेस, फीलिंग ऑफ प्राउड उन सब लोगों के बीच अगर है तो वो क्या कहलाएगा, जो नेशन कहलाएगा या नेशन स्टेट कहलाएगा। अब नेशनलिज्म क्या है, तो किसी एक फिक्स ज्योग्राफिकल टेरिटरीज में जो बहुत सारे लोग रह रहे हैं और उन लोगों के बीच ये जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ वननेस, कॉमननेस और प्राउड, तो ये फीलिंग जो है वो नेशन स्टेट कहलाता है। ज्योग्राफिकल टेरिटरीज जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हैं उस ज्योग्राफिकल टेरिटरीज के बीच जो लोग रह रहे हैं उन सब लोगों के बीच फीलिंग ऑफ वननेस और कॉमननेस है, तो उस ज्योग्राफिकल टेरिटरीज को हम नेशन स्टेट कहेंगे। ठीक है, और ये जो फीलिंग है लोगों के अंदर, फीलिंग ऑफ वननेस, कॉमननेस और प्राउड, तो इसको हम इस फीलिंग को नेशनलिज्म कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि नेशनलिज्म या फीलिंग ऑफ वननेस और कॉमननेस आएगा क्यों, तो वो इस वजह से आता है, अगर किसी जगह पे कुछ ज्योग्राफिकल टेरिटरीज में कुछ लोग रह रहे हैं तो उन सब लोगों की हिस्ट्री एक जैसी होगी, उन सब लोगों की कल्चर एक जैसी होगी, उन सब लोगों की लैंग्वेज हो सकता है एक जैसी होगी, रहन सहन एक जैसा होगा, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कॉमन गवर्नमेंट होगा, और भी बहुत सारी चीजें कॉमन होने की वजह से फीलिंग ऑफ वननेस, हम एक हैं, हम सब एक जैसे हैं, और इस तरीके का प्राउड डेवलप्ड होता है, उसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो आप लोगों को ये साफ साफ समझ में आना चाहिए कि नेशन क्या है और जो है नेशनलिज्म क्या है, या नेशन स्टेट क्या है या नेशनलिज्म क्या है। किसी फिक्स ज्योग्राफिकल वो जो एरिया है उस एरिया को कहते हैं नेशन स्टेट, और लोगों के बीच की ये जो सेंटीमेंट है, फीलिंग है, उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड आखिर इस चैप्टर का नाम नेशनलिज्म है क्या, नेशनलिज्म इन यूरोप आखिर क्यों है। तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इससे पहले अगर आप देखिए, जो अभी हम लोग 21st सेंचुरीज में हैं, अगर आप 17 या 18 सेंचुरीज का यूरोप आप देखिएगा तो आज जैसा नक्शा है, ठीक है, आज जैसा फिक्स ज्योग्राफिकल टेरिटरीज है कि यहाँ से यहाँ तक फ्रांस है, फ्रांस का ये सब पड़ोसी मुल्क है, यहाँ पड़ोसी कंट्री है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप मैप में देखिएगा किसी जगह पर जर्मनी है, जर्मनी की फिक्स ज्योग्राफिकल टेरिटरीज है। ठीक है, इटली है, ब्रिटेन है, या और भी जो आज के डेट में प्रेजेंट में हम जो कंट्रीज देखते हैं या उसकी बाउंड्रीज देखते हैं, ठीक है,
ऐसा नहीं था उस जमाने में, ठीक है। 17 और 18 सेंचुरीज में पूरी यूरोप में, ये पूरी दुनिया में अगर आप कह लीजिए तो जो है मोनार्कियल सिस्टम हुआ करता था और बहुत सारे मोनार्क हुआ करते थे। हर एक मोनार्क का बाउंड्रीज एक दूसरे से बदलता रहता था। एक मोनार्क दूसरे मोनार्क के टेरिटरीज पर इन्वेजन करना, उसकी जगहों को कब्जा कर लेना और अपनी टेरिटरीज को बढ़ा लेना, ये अक्सर हुआ करता था। तो एक मोनार्क दूसरे मोनार्क की टेरिटरीज पर कब्जा कर लेता था, उसके वहां के लोगों को अपने टेरिटरीज में शामिल कर लेता था। फिर वो मोनार्क अगर अच्छा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो मोनार्क अगर सही नहीं है, मतलब अगर वो लोगों के हिसाब से हुकूमत नहीं कर रहा, लोग उससे खुश नहीं है, तो लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं होता था। और हो सकता है कि फिर कुछ दिन बाद कोई दूसरा मोनार्क उन लोगों पर कब्जा कर ले, कोई तीसरी बगल की किंगडम जो है इन लोगों पर कब्जा कर ले। तो हम क्या देख रहे थे कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पर मोनार्क है, मोनार्क की टेरिटरीज या किंग है, किंग की टेरिटरीज बदल रही है। हर एक किंग का अपना अपना खुद का रूल रेगुलेशन हुआ करता था, तो किंग के बदलने की वजह से रूल रेगुलेशन भी बदल गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर एक कंट्रीज के अंदर बहुत सारे किंग वगैरह सब हुआ करते थे, उन लोगों का रूल रेगुलेशन, इसके अलावा करेंसी अलग अलग हुआ करता था, मार्केट की रूल अलग अलग होती थी, इसके अलावा वेट एंड मेजर अलग अलग हुआ करता था। तो लोग इन सब चीज़ों से परेशान थे, लोगों की अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं थी, बहुत सारे उन लोगों पर टैक्स इंपोज किए जाते थे, तो लोगों की खुद की आइडेंटिटी नहीं थी, लोगों में बहुत ज़्यादा बिखराव था, लोग टूटे पड़े हुए थे, बिखरे पड़े हुए थे, और लोग इस मोनार्कियल सिस्टम से जो है वो आज़ादी चाहते थे। तो एक वक्त आता है जो लोग इन सब सिस्टम को ख़त्म करके डिमांड करने लगता है कि हम लोगों की मर्जी की गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों की डिमांड करने शुरू कर देते हैं, और इसी सब को हम जो है देखते हैं इस चैप्टर में कैसे कैसे कहाँ हुआ। तो ये सबसे पहला बदलाव शुरू हुआ फ्रांस से, जो हम लोग इस चैप्टर में आगे देखेंगे कि जो नेशनलिज्म यूरोप में जो शुरू होती है वो फ्रांस से शुरू होती है। फ्रांस के बाद हम देखेंगे इटली यूनिफिकेशन होता है, इटली के लोग एकजुट हो जाते हैं बाहरी हुकूमत के खिलाफ, और बाहरी हुकूमत के खिलाफ वो लोग लड़ते हैं, वो लोग रिवॉल्यूशन शुरू करते हैं, बाहरी हुकूमतों से जो है वो वॉर होता है, और वॉर के वजह से जो है सभी इटली को पूरे इटली का एक बादशाह डिक्लेयर किया जाता है, और पूरे इटली के लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमन फ्लैग, कॉमन लैंग्वेज, ये सब चीज़ें अडॉप्ट की जाती है, और इटली का यूनिफिकेशन, मतलब इटली में नेशनलिज्म आ जाता है। फिर जर्मनी में भी ऐसा ही होता है, जर्मनी में भी अलग अलग पार्ट में लोग बटे हुए हैं, जो जर्मनी के ज़्यादातर हिस्से पर बाहरी हुकूमतों का कब्जा है, और वो लोग बाहरी हुकूमतों से या बार बार जो एडमिनिस्ट्रेशन बदल रहे हैं, बार बार जो किंग बदल रहे हैं, उन सब चीज़ों से लोग परेशान थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोग परेशान थे, और लोग जो है एक हुकूमत, एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक जैसी कानून, एक जैसी करेंसी, एक जैसी मार्केट चाहते थे, क्योंकि वो लोग आसानी से ज़िंदगी जी सके और ट्रेड कर सके और एक्सचेंज कर सके गुड्स का। तो इन सब चीज़ों की वजह से जर्मनी में भी जर्मन यूनिफिकेशन, मतलब जर्मनी जो छोटे छोटे टुकड़े में था, वो सभी एकजुट होकर के जो बाहरी हुकूमतों के खिलाफ लड़ते हैं, और एक राजा, मतलब एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन, एक जैसा किंग, एक जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करता, वो जर्मन यूनिफिकेशन है। ब्रिटेन में भी देखते हैं, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं इस सारे चैप्टर में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ही है, और नेशनलिज्म की वजह से इन सब जगहों पर रिवॉल्यूशन हुआ, चाहे फ्रांस में हुआ, चाहे इटली यूनिफिकेशन हुआ, चाहे जर्मन यूनिफिकेशन हुआ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, या ब्रिटेन यूनिफिकेशन हुआ, ठीक है। तो इन सब चैप्टर में हम नेशनलिज्म के बारे में ही देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू हुआ है, तो उन सब इवेंट्स को एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैप्टर शुरू होता है, अगर आप बुक उलटिएगा तो चैप्टर शुरू होता है कहाँ से? फ्रेडरिक सोरी से। तो हम ये डिस्कस कर लिए। अब देखिए, ये जो हमारा ये जो आप देख रहे हैं, ये इतने टॉपिक्स हैं, इस तरफ भी टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स पर एक एक करके, इतने सारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इन सारे टॉपिक्स पर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेशनलिज्म और नेशन स्टेट के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो चैप्टर जो शुरू होता है वो देखिएगा फ्रेडरिक सोरी और उसकी पेंटिंग से। फ्रेडरिक सोरी एक पेंटर्स हुआ करता था, जो फ्रांस का ही पेंटर्स था। वो सीरीज ऑफ पेंटिंग्स बनाता है, और उस सीरीज ऑफ पेंटिंग में उसकी जो इमेजिनेशन थी, ठीक है, उसकी जो डिज़ायर थी, ठीक है, उसका जो डिज़ायर था उन सब चीज़ों को विजुअलाइज करने का कोशिश करता है, ठीक है। उसका जो है ड्रीम क्या था कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और रिपब्लिक कायम हो, पूरी दुनिया की सोसाइटी में डेमोक्रेसी और रिपब्लिक कायम हो रहा है, लोग एकजुट हो रहे हैं, लोगों की मर्जी की गवर्नमेंट बन रही है, लोगों में फीलिंग ऑफ वननेस और कॉमननेस है, खुद का अपना फ्लैग है, खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब चीज़ों को वैसे वो दिखाने की कोशिश करता है। कैसे दिखाने की कोशिश करता है? तो फर्स्ट पेज में ही
आप देखिएगा कि एक जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, एक लेडीज फिगर है जो स्टैचू के फॉर्म में है, और उसके एक हाथ में ह्यूमन चार्टर्स है। ह्यूमन चार्टर्स मीन्स इंसानों को जो कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से या गवर्नमेंट के तरफ से जो राइट्स मिले होते हैं, एक हाथ में उसके वो ह्यूमन चार्टर है, और उस लेडीज जो फीमेल फिगर है जो स्टैचू है उसके दूसरे हाथ में लैंटर्न है। लैंटर्न मीन्स रोशनी दिखा रही है, ठीक है। और अगर आप ऊपर देखिएगा स्काई में, ऊपर आपको आसमानों में दिखाई देगा बहुत सारे गॉड एंड गॉडेस हैं, ठीक है। और नीचे आप देखिएगा कि उस फीमेल फिगर के नीचे आपको बहुत सारे लोग एक लाइन में, लंबे लाइन में लगे हुए हैं, और उन सब लोगों के बीच, ठीक है, उन सब वो सब लोग जो लंबे लाइंस में लगे हुए हैं वो सब अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। अलग अलग ग्रुप का अपना खुद का नेशनल कॉस्ट्यूम है, मतलब नेशनल ड्रेस है, सभी का एक जैसा कॉमन फ्लैग है, ठीक है, और सभी लाइन में लगे हुए हैं। मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई है कि लोग एकजुट हो रहे हैं, लोग अपनी आइडेंटिटी के वजह से जो है आइडेंटिटी को दिखाया गया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच जो उसका खुद का कॉमन जो ड्रेस है, नेशनल कॉस्ट्यूम है और कॉमन फ्लैग है, लोग उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोग एकजुट हो रहे हैं, लोग यूनाइट हो रहे हैं, और डेमोक्रेसी और रिपब्लिक कायम करना चाह रहा है, मोनार्की को जो खत्म करना चाह रहा है। मोनार्की क्यों खत्म करना चाह रहा है? तो मोनार्की का जो प्रॉब्लम था वो हम शुरू में ही बता दिया, अलग अलग किंग, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग करेंसी, इसके अलावा वेट एंड मेजर भी अलग अलग था, तो लोगों को बहुत परेशानी होती थी जिंदगी गुजारने में, ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को ट्रेड वगैरह करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो लोग उस लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन दिखाया गया, ये पेंटिंग बनाई गई थी 1848 में, तो दिखाया गया कि 1848 तक उसमें बताया गया कि फ्रांस जो है उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस ही करने वाला है, और इन सब जो लोग लाइंस में लगे हुए हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं, और बहुत सारे कंट्रीज के लोग पीछे और क्यूज में लाइन में लगे हुए हैं, ऊपर से गॉड एंड गॉडेस इन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, इन लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, हमारा आशीर्वाद है, हमारा ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है। और फ्रांस को दिखाया गया कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस ही करने वाला है, मींस 1848 में फ्रांस एक रिपब्लिक बन चुका था, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में जरूर शुरू हुआ, लेकिन फाइनली फ्रांस जो रिपब्लिक बना तो वो 1748 में बना। ये रिवॉल्यूशन, ये जो स्ट्रगल था लोगों का, जो है फ्रांस के लोगों का, काफ़ी लंबा चला। तो दिखाया गया 1848 में कि फ्रांस जो है उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करने वाला है, और बाकी कंट्रीज के लोग जो है, बाकी ग्रुप ऑफ पीपल उस लाइन में लगे हुए, मतलब वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। जो आगे इस चैप्टर में पढ़िएगा, इटली के लोग कोशिश करते हैं, जर्मनी के लोग कोशिश करते हैं, ब्रिटेन के लोग कोशिश करते हैं, ग्रीस में जो है ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, ग्रीस के लोग भी बाहरी हुकूमतों के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, लोग एकजुट हो जाते हैं, ये सब चीज वहां पर दिखाई देता है। अब हम देखिए तो ये क्या, देखिए फ्रेडरिक सोरी कौन था? तो फ्रांस का एक आर्टिस्ट था जो सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाता है, और अपने पेंटिंग से उसका जो ड्रीम था कि पूरी दुनिया डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में जो है रिपब्लिक की तरफ बढ़ रही है, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और रिपब्लिक कायम हो रही है, इस चीजों को दिखाने का वो कोशिश करता, उसका वो ड्रीम था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता, हु वाज फ्रेडरिक सोरी एंड व्हाट वाज हिज ड्रीम, ठीक है, वो फ्रेडरिक सोरी कौन था और वो उसका ड्रीम क्या था, या व्हाट डिड ही ट्राई टू विजुअलाइज इन हिज पेंटिंग, मतलब वो अपने पेंटिंग से क्या दिखाने का कोशिश कर रहा था। तो वो अपनी पेंटिंग से ये दिखाने का कोशिश कर रहा था कि उसकी जो ड्रीम थी कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और रिपब्लिक कायम हो, उसको वो विजुअलाइज करने की या दिखाने की कोशिश कर रहा था अपनी इमेजिनेशन या पेंटिंग्स के थ्रू। अब आगे देखिए, हम यूरोप की सोसाइटी का डिस्कशन करते हैं। यूरोप की सोसाइटी कैसी थी? तो आज के डेट में जैसा हम यूरोप को देखते हैं, ना ही यूरोप का पॉलिटिकल कंडीशन वैसा था, ना ही वहाँ की कंट्रीज सब वैसी थी, ना ही फ्रांस की यूरोप की सोसाइटी वैसी थी। यूरोप की सोसाइटी में ज़्यादातर जगहों पर देखते हैं कि पूरी दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी, एक थे एरिस्टोक्रेट, दूसरे थे पीजेंट। एरिस्टोक्रेट वो लोग थे जो कि हुकूमत में थे, जो लोग पोजीशन और पावर में थे, जो लोग राजा से और राजा की दरबार से जुड़े हुए थे, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े जमींदार वगैरह सब थे, पोप और पादरी सब थे। जो पोजीशन और पावर में थे, जो स्पेशल प्रिविलेज एंजॉय कर रहे थे, उन लोगों की तादाद कम थी लेकिन पोजीशन और पावर में थे। लेकिन दूसरे ग्रुप ऑफ लोग कौन थे? जो कि पीजेंट थे। तो इन पीजेंट लोगों की तादाद भले ही ज्यादा थी, लेकिन ये लोग ना ही पोजीशन पावर में थे और ना ही इन लोगों को किसी तरीके का कोई प्रिविलेज मिला हुआ था। इन अमीरों के यहाँ, इन एरिस्टोक्रेट के यहाँ या तो ये लोग उनके घरों में काम करते थे, या उनके फैक्ट्रीज में काम करते थे, या उनके फार्म में, खेतों में काम किया करते थे, और इन लोगों की जिंदगी बहुत दुश्वार पड़ी थी। लेकिन वक्त के साथ देखा जाता है एक नया मिडिल क्लास उभर करके सामने आता है, जो कि इन दोनों क्लास के बीच का मिडिल क्लास उभर करके सामने आता है, जो कि डॉक्टर था, लॉयर था, टीचर था, प्रोफेसर था, जो पढ़े लिखे लोग थे। ये पढ़े लिखे लोग जब उभर करके सामने आते हैं, तो ये कहीं जब पढ़े लिखे लोग उभर करके सामने आते हैं, तो ये लोग नई नई चीज़ों के बारे में डिमांड करना शुरू कर देते हैं। इसी को लिबरल नेशनलिस्ट कहा गया, और इन लोगों की बहुत सारी डिमांड थी।
तो क्या कि यूरोप में एक नया मिडिल क्लास उभर करके सामने आया जिसकी डिमांड क्या थी? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, गवर्नमेंट बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल, एबोलिशमेंट ऑफ राइट्स ऑन द बर्थ ऑफ ऑन द प्रिविलेज ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ के बेसिस पर अगर किसी को स्पेशल राइट्स मिला हुआ था तो उसको खत्म करना है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ कायम करनी है। तो क्या सब था? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का ये लोग नारा दिए, ये लोग इक्वल सोसाइटी की डिमांड किए, गवर्नमेंट बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल की गवर्नमेंट हमारी मर्जी से बननी चाहिए, लोगों की मर्जी से बननी चाहिए, जो कि डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है। इसके अलावा बर्थ के बेसिस पर अगर किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है तो वो खत्म होनी चाहिए, कानून के नजर में सभी बराबर होनी चाहिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये कायम होनी चाहिए। तो ये देखिए यही है लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे एंड उसकी डिमांड क्या थी? तो लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे कि फ्रांस में ये नए मिडिल क्लास थे जिसमें डॉक्टर, टीचर, लॉयर, प्रोफेसर और भी पढ़े लिखे लोग सब थे, ठीक है, जिनकी क्या डिमांड थी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, गवर्नमेंट बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल, बर्थ के बेसिस पर जो प्रिविलेज है वो खत्म होनी चाहिए, इसके अलावा कानून के नज़र में सभी बराबर होनी चाहिए, ये सभी लोगों का जो राइट्स हुआ करता था। अब आगे देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि पूरी यूरोप में लोग दो ग्रुप में बटे हुए थे और तीसरा नया ग्रुप बन रहा था मिडिल क्लास। इन मिडिल क्लास लोगों ने फ्रांस में रिवॉल्यूशन को लीड किया, या पूरे यूरोप में इन्हीं लोगों ने लीड किया। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आखिर बहुत सारे रीजंस थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जो लुइस 14 से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, जो बहुत सारा जो लोगों में नाराजगी बनती रहती है। लेकिन लुइस 16 के ज़माने में, जो कि बोरबोन डायनेस्टी वहाँ पर हुकूमत कर रही थी, काफ़ी सालों से, सदियों से बोरबोन डायनेस्टी वहाँ पर हुकूमत कर रही थी, और 1764 में एक नया किंग बनता है लुइस 16, जो कि बोरबोन डायनेस्टी का किंग था फ्रांस का, और इसी के टेन्योर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इमीडिएट जो रीज़न था वो रीज़न था कि नए टैक्स के लिए जो जनरल असेंबली जो बुलाई गई थी, स्टेट जनरल जो बुलाई गई थी नए टैक्स के लिए, लोग डिमांड कर देते हैं कि हमारी आबादी के हिसाब से जो है वो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट जनरल में उसके हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए। राजा इस बात से इनकार कर देता है और राजा गेट लगा लेता है अंदर से, उसका जो है जो स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी वो खत्म हो जाती है और स्टेट जनरल को भंग कर दिया जाता है, गेट लगा लेता है। तो लोग कहाँ चले जाते हैं? वही वर्सेल के महल में टेनिस कोर्ट में चले जाते हैं और खुद को ये डिक्लेयर करते हैं कि चूंकि पूरे देश में हमारी आबादी ज़्यादा है तो हम ही नेशनल असेंबली हैं और हम ही पूरे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और कानून बनाएंगे। ये सब चीज़ वहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था? तो एक लाइन में आप लोगों को बता देते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक रिवॉल्यूशन था जो 1789 में फ्रांस में शुरू हुआ था। फ्रांस के लोगों ने जो अपने मोनार्की के खिलाफ बगावत किया था और इन लोगों की डिमांड थी डेमोक्रेसी और रिपब्लिक कायम करो, ठीक है। तो क्या था? फ्रांस के लोगों का अपने मोनार्कियल सिस्टम के खिलाफ बगावत था और रिवोल्ट था, और ये लोग डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी और रिपब्लिक कायम हो, मोनार्कियल सिस्टम खत्म होनी चाहिए, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक कायम होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, चूंकि चैप्टर का नाम ही है नेशनलिज्म इन यूरोप, तो आपको इन सब चीज़ों को जोड़ते जाना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान लोगों ने बहुत सारा ऐसा काम किया जिससे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट हुआ, और यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए, स्टेप्स टेकन बाय द रिवॉल्यूशनरी टू क्रिएट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। आखिर क्या क्या कदम उठाया गया था फ्रांस में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को क्रिएट करने के लिए? तो सबसे पहला कदम आप लिखिएगा, फ्रांस के लोगों ने मोनार्की के खिलाफ बगावत कर दिया और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की डिमांड की गई। जो स्टेट जनरल था उसका नाम नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया गया और नेशनल असेंबली आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। इन लोगों ने फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को क्रिएट करने के लिए जो मोनार्कियल सिस्टम था वो तो खत्म ही हो गया, एक जैसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, कॉमन फ्लैग अडॉप्ट किया गया। फ्रांस जो भाषा था, जो आम लोगों की जुबान थी फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। जितनी भी कस्टम ड्यूटीज थे उनको खत्म करके यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन कायम करने की कोशिश की गई और दो नारा दिया गया था, ला पार्टी और ली सिटीजन, ला पार्टी और ली सिटीजन। जैसे हम लोग इंडिया में कहते हैं भारत माता की जय, तो इससे क्या मतलब है? ये एक स्लोगन है, ठीक है, कि जो है भारत एक माँ है और यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ के बच्चे हैं, ठीक है, मतलब उसके जो है वंशज हैं। इस तरीके से नारा दिया गया। तो फ्रांस में उस दौरान नारा दिया गया था ला पार्टी और ली सिटीजन। ला पार्टी मीन्स फादरलैंड और ली सिटीजन मीन्स
उनके जो है वो बच्चे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जो ली सिटोयन मतलब जितने भी फ्रांस में रहने वाले हैं वो जो है फ्रांस के चाइल्ड हैं, इस तरीके से। तो ये सब कदम उठाया गया था। तो फिर से बता देते हैं, मोनार्कियल सिस्टम को खत्म कर दिया गया और डेमोक्रेसी कायम करने की कोशिश की गई। स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली नाम दे दिया गया। नेशनल असेंबली पूरे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए लोगों ने। ट्राई कलर के फ्लैग को फ्रांस का नेशनल फ्लैग डिक्लेयर कर दिया। फ्रेंच जो आम लोगों का, कॉमन लोगों का लैंग्वेज हुआ करता था, उसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। कस्टम ड्यूटीज को खत्म करके यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश की गई और ला पार्टरी और ली सिटोयन का नारा दिया गया। तो ये सब कदम था जो फ्रांस में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को क्रिएट करने के लिए। अब हमारा क्या है, देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब भी छोटे मोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है एक आध में नंबर में। तो देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ये बहुत जो रिवॉल्यूशनरी लोग थे वो पॉलिटिकल क्लब बनाते हुए, जैकोबिन क्लब क्या था, जैकोबिन क्लब एक पॉलिटिकल क्लब था जो लोगों ने बनाया था कि पॉलिटिकल चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए और गवर्नमेंट से आगे डिमांड करने के लिए। अब फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, लेकिन ये रिवॉल्यूशन काफ़ी लंबा चला और कभी देखते हैं मोनार्की खत्म हो रही है, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन रही है, कभी डेमोक्रेसी बन रही है और फिर कभी मोनार्की, जैसे नेपोलियन आएगा तो मोनार्कियल सिस्टम हो गया था। फिर आगे देखते हैं नेपोलियन के बाद फिर से बोरबोन डायनेस्टी ट्रीटी ऑफ वियना के बाद कायम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी लंबा स्ट्रगल चला जो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब क्या था, जैकोबिन क्लब एक पॉलिटिकल क्लब था जो रिवॉल्यूशनरीज लोगों ने बनाया था कि गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों का या पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए और गवर्नमेंट से आगे इन लोगों की क्या डिमांड है इन सब चीज़ों पर जो है वो फाइनलाइज या डिसीजन लेने के लिए, फाइनल करने के लिए। तो ये चीज़ है। लेकिन हम देखते हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, फिर जो है फ्रांस एक डेमोक्रेसी कायम हो गया था 1791 तक। फिर आगे चल करके देखते हैं जो दो ग्रुप में लोग होते हैं, जैकोबियन होते हैं, जेरोडाइट होते हैं। उसी सब बीच में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो कि जैकोबियन का गवर्नमेंट हुआ करता था, ठीक है, जैकोबियन लोगों का लीडर हुआ करता था। तो उस मैक्सिमिलियन की गवर्नमेंट बन जाती है। फिर डायरेक्टरी रूल आती है। डायरेक्टरी रूल में आपस में बनती नहीं रहती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, और इन सब चीज़ों का फायदा उठा करके नेपोलियन पावर में आ जाता है, ठीक है। तो इस बीच में आप लोगों के चैप्टर में नहीं पढ़ना राइज ऑफ नेपोलियन से। तो नेपोलियन राइज कैसे हुआ, तो देखिए नेपोलियन के राइज होने का वजह है, नेपोलियन एक मामूली सीधा साधा एक सिपाही हुआ करता था फौज में, लेकिन वक्त के साथ ये ऊंचाइयों को छूता गया और एक एक कदम आगे बढ़ता गया। एक दिन फ्रांस का जो मिलिट्री जनरल बन गया। उसके पीछे वो ये सब हुआ कैसे, तो देखिए फ्रांस में जो हो रहा था तो फ्रांस का असर बाकी यूरोप के कंट्रीज में भी हो रहा था, ठीक है। फ्रांस में जो भी रिवॉल्यूशनरीज लोग जो है अपने राजा को हटा दिए, बाद में राजा का कत्ल हो गया, फ्रांस में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, डेमोक्रेसी कायम हुई, तो ये लोगों के पास जो है कुछ सिलेक्टेड लोग मिल करके हुकूमत कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का डिमांड बाहर भी जो शुरू हो गया, बाहर के कंट्रीज में भी, फ्रांस के बाहर इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, इन सब चीज़ों में भी होने लगा। तो अब फ्रांस, ऑस्ट्रिया वगैरह में भी होने लगा, ठीक है। अब आप डिटेल में अगर इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ऑस्ट्रिया हमला भी करता है। तो ऐसे ही बाहर के कंट्रीज में भी जब लोगों तक ये बात पहुंची तो लोग अपने रूलर्स के खिलाफ कहीं ना कहीं जो वो खिलाफ होने लगे और फ्रांस में जो हो रहा था उसके लिए डिमांड करने लगे। तो वो वहाँ के बादशाहों के लिए, फ्रांस से बाहर जो कंट्रीज थी वहाँ के किंग्स के लिए ये मुश्किल हो गया उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, और वो चाहते थे कि फ्रांस पर हमला करके दोबारा फ्रांस के राजा की हुकूमत बना दी जाए। और ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज सब चल रही है, ये जो डेमोक्रेसी और मोनार्की के लिए जो लोग, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के लिए जो लोग डिमांड कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए फ्रांस पर बाहरी हमला होना शुरू हो गया। जब फ्रांस पर बाहरी हमला हुआ, अब यहीं पर एक स्टेटमेंट है, आप याद रखिएगा, ड्यूक मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर हुआ करता था, वो स्टेटमेंट दिया था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो इसी कंटेक्स्ट से रिलेटेड है, मतलब फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ, अपने राजा को हटा दिया गया, सिलेक्टेड लोगों के पास पावर आ गया, लोगों को वोटिंग राइट्स या और भी बहुत सारे राइट्स मिले। तो इस बात का डर बाहर, इस बात की खबर बाहर भी फैली और बाहर के रूलर्स को भी ऐसा लग रहा था जो फ्रांस में हो रहा वो कहीं हमारे यहाँ भी नहीं हो जाए। तो बाहर के यूरोप की बाकी कंट्रीज के रूलर चाहते थे कि क्या हो, यहाँ ये सब, फ्रांस में ये सब चीज़ नहीं हो, ठीक है। फ्रांस में मोनार्की दोबारा कायम हो, रिवॉल्यूशनरीज को दबाना चाहते थे।
तो उसी पर ड्यूक मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था वो स्टेटमेंट दिया था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब फ्रांस में अगर कुछ होता है तो उसका असर पूरे यूरोप में फैल जाता है। ठीक है, तो ये उसका ये था। तो बाहर से जो फ्रांस पर अब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए या सप्रेस करने के लिए जो इन्वेजन हुआ, तो इस इन्वेजन के दौरान नेपोलियन जो है वो बाहरी हुकूमतों से बचाया, किसको? फ्रांस को बचाया। और बचाया ही नहीं, बाहरी हुकूमतों से लड़ा और फ्रांस के टेरिटरीज को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। मतलब बाहरी फ्रांस के एनिमी कंट्रीज को वो हराता था और उसकी टेरिटरीज वगैरह सब पर कब्जा कर रहा था। और इस दौरान नेपोलियन की बहुत ज़्यादा वाहवाही हुई, नेपोलियन बहुत पॉपुलर होता चला गया। और जब कोई आदमी पॉपुलर हो जाता है तो वो अपनी अथॉरिटी को कहीं ना कहीं एजर्ट करना शुरू कर देता है, मिसयूज भी करना शुरू कर देता है। तो नेपोलियन इतना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि नेपोलियन कुछ भी करता था तो नेपोलियन की जय, नेपोलियन की जय, इस तरीके की बात होती थी। और इसी पॉपुलरिटी का फायदा उठा करके नेपोलियन 1799 में मिलिट्री जनरल बन गया फ्रांस का, और 1804 में वो फ्रांस का मोनार्क डिक्लेयर कर दिया खुद को। तो ये नेपोलियन की राइज की कहानी थी। लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन के रिफॉर्म को लेकर के। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म किया था और वो रिफॉर्म काफ़ी पॉपुलर है, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। 1804 में जब वो मोनार्क बना था तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे रिफॉर्म करने की कोशिश किया, जो बहुत सारा अच्छा रिफॉर्म भी था। लेकिन बाद में नेपोलियन की रूल अनपॉपुलर भी हो गई, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए कि नेपोलियन क्या किया, नेपोलियनिक कोड क्या था, या नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिफॉर्म सब लाया वो सब क्या था। तो नेपोलियन जो बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेज था वो खत्म कर दिया, लोगों को राइट टू प्रॉपर्टीज दिया, एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन कायम करने की कोशिश की गई। जितने भी बाकी कस्टम ड्यूटीज वगैरह सब थे उन सब चीजों को खत्म करके एक जैसा कॉमन मार्केट बनाने का कोशिश किया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने की कोशिश किया, बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह सब एस्टेब्लिश किया और लोगों को राइट टू वर्क भी दिया। तो क्या सब किया नेपोलियन? तो नेपोलियन के वर्क को आप फिर से समझ लीजिए। नेपोलियन बर्थ के बेसिस पर जो लोगों को प्रिविलेज था उसको खत्म कर दिया। बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेज करने का मतलब अगर कोई राजा का बेटा है तो वो राजा ही बनेगा, या किसी नोबेल्स का वजीर का बेटा है तो वो लायक है या नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट बनेगा, ऐसा नहीं था। नेपोलियन मेरिट को बढ़ावा दिया कि जो लायक होगा, जो मेरिट होगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, बर्थ के बेसिस पर किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, कानून के नज़र में सभी बराबर होगा। लोगों की जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो गवर्नमेंट उसकी हिफाजत करेगी, गवर्नमेंट उसको नहीं छीनेगी। लोगों को राइट टू वर्क दिया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कारखाने बैठाए, लोगों को काम करने का हक दिया। ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने की कोशिश किया। जो अलग अलग जगहों पर कस्टम ड्यूटीज वगैरह सब थी उन सब ड्यूटीज को खत्म करके कॉमन मार्केट क्रिएट करने का कोशिश किया। तो इसी सब में से एक वर्ड्स आता है ज़ोलेवरीन। ठीक है, तो यहाँ देखिए राइज ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन का राइज कैसे हुआ और रिफॉर्म ऑफ द नेपोलियन। तो राइज पर क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे, आपको नेपोलियन के रिफॉर्म पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेपोलियन के रिफॉर्म में ठीक है आखिरी में क्या था, ठीक है कस्टम ड्यूटीज को खत्म करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे आपको ज़ेलेब्रीन पूछा जाएगा, तो ज़ेलेब्रीन क्या था? ये एक कस्टम यूनियन था जो नेपोलियनिक रिफॉर्म का ही ये पार्ट था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कस्टम यूनियन को जरूर खत्म करने, कस्टम ड्यूटीज को खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कस्टम ड्यूटीज कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ था। 1789 या 90s के दौर में, जो शुरुआती दौर में कस्टम ड्यूटीज को खत्म करने की कोशिश की गई थी। कस्टम ड्यूटीज क्या होता था कि एक जगह से दूसरे जगह अगर आप जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए तो आपको वहां भी टैक्स लग रहा है, फिर वहां से तीसरी जगह अगर कोई सामान सेल करना चाह रहा है तो वहां भी आपको टैक्स लग रहा है। तो बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे स्टेजेस से बहुत सारे टैक्सेशन सिस्टम से गुजरना पड़ता था, जिस वजह से ट्रेड करना मर्चेंट्स लोगों के लिए काफी टफ था। इसीलिए मिडिल क्लास और मर्चेंट्स सभी रिवॉल्यूशन का पार्ट्स बने थे। तो आगे देखिए फिर से बता रहे हैं ज़ोलेवरीन क्या था। ज़ोलेवरीन एक कस्टम यूनियन था जो कि नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था उसका ही पार्ट था। इस कस्टम यूनियन को इसलिए बनाई गई थी कि कस्टम यूनियन का काम था जितनी भी कस्टम ड्यूटीज है फ्रांस में या फ्रांस की टेरिटरीज के अंदर या यूरोप में, ठीक है, उन सब कस्टम ड्यूटीज को खत्म करके एक जैसा मार्केट एस्टेब्लिश करनी है, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान पार्शियली हुआ था, कंप्लीटली एबॉलिश नहीं की गई थी कस्टम ड्यूटीज को। तो इनका कोशिश था कस्टम ड्यूटीज को कंप्लीटली एबॉलिश करके एक जैसा कॉमन मार्केट बनाने का। तो ये ज़ोलेवरीन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। अब आगे देखिए नेपोलियनिक रूल बिकेम अनपॉपुलर। ठीक है, नेपोलियनिक रूल अनपॉपुलर क्यों हो गया या नेपोलियन के खिलाफ नाराजगी क्यों बननी शुरू हो गई? इससे पहले हम आपको बता देते हैं, याद रखिएगा नेपोलियन मिलिट्री जनरल कब बना? 1799 में। किंग कब बना?
किंग कब बना? 1804 में। नेपोलियन के बारे में यहाँ से पूछा जाता है, आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हायर क्लास में यह हो सकता है कोई ऑब्जर्वर आपसे पूछ दे। नेपोलियन के बारे में ये इल्ज़ाम लगता है कि जिस माँ ने नेपोलियन को बर्थ दिया, नेपोलियन उसी का कत्ल कर दिया। तो यहाँ पर ऐसा कोई ये नहीं है, ये एक फ्रेज है, ये एक कहावत है, ठीक है, जो मतलब ऐसा नहीं था कि नेपोलियन अपनी माँ का सही में कत्ल कर दिया था। लेकिन आपको ये बताना है कि अगर फ्रांस में रिवॉल्यूशन नहीं आता, अगर फ्रांस में लोगों ने कोशिश नहीं की होती डेमोक्रेसी कायम करने की, तो वहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं आता, जिसका फ़ायदा उठा करके नेपोलियन अपने आप को किंग डिक्लेयर कर लिया था, मोनार्क डिक्लेयर कर लिया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिवॉल्यूशन की वजह से नेपोलियन को मौका मिला, और नेपोलियन जब पावर में आया तो मोनार्की अपने आप को मोनार्क डिक्लेयर कर दिया, मतलब डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशनरी लोगों की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो 1804 में मोनार्क बना। तो बहुत अच्छे अच्छे काम नेपोलियन किया, लेकिन नेपोलियन के कुछ कामों से नाराज़गी बढ़नी शुरू हो गई। नेपोलियन के कुछ कामों से नाराज़गी क्या बनी? तो नेपोलियन के कामों से नाराज़गी ये बनी कि नेपोलियन जिन जिन जगहों पर, नेपोलियन हम क्या बताए थे कि अपने यहाँ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर बनाया था, लेकिन उसके अलावा जो बाहर की टेरिटरीज वगैरह सब पर भी वो कब्जा किया था। तो जब बाहर की टेरिटरीज पर कब्जा किया तो वहां पर फ्रांस के जैसा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर जो है नहीं कायम कर पाया, वहां उन सब जगहों पर वैसा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कायम कर पाया। तो बाहरी हुकूमतों को ऐसा लग रहा था कि हम फ्रांस के अंडर में हैं, अगर आप बाहर के लोगों को भी आप बराबरी ट्रीट करेंगे, अपने जैसा ट्रीट करेंगे, तो वो आपको अपना मानेंगे। लेकिन बाहरी लोगों को ऐसा लग रहा था, जो फ्रांस के टेरिटरीज के अंदर जो फ्रांस में जो रिफॉर्म सब हुआ, वो रिफॉर्म एक साथ उन सब जगहों पर भी नहीं हो पाया, जिस वजह से वहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम नेपोलियन के अंडर में हैं, हम फ्रांस के अंडर में हैं। वो बाहरी हुकूमत से आज़ादी चाहते थे। इसके अलावा तो हम ऐसे कह देते हैं कि रिफॉर्म ऑफ नेपोलियन डिडंट गो इन हैंड विद द अदर टेरिटरीज ऑफ द यूरोप ऑन विच नेपोलियन हैड ऑक्यूपाइड द टेरिटरीज, ठीक है। तो नेपोलियन जो बाहरी हुकूमतों पर जो कब्जा किया था, उन सब जगहों पर भी नेपोलियन जैसा फ्रांस में रिफॉर्म लाया था, वो रिफॉर्म वहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो उन लोगों को लग रहा था कि हम फ्रांस किंग के अंडर में या मोनार्क के अंडर में है, हम पर ज़बरदस्ती हुकूमत की जा रही है। इसके अलावा उन सब जगहों पर नेपोलियन टैक्सेशन बढ़ा दिया, काफ़ी टैक्स बढ़ा दिया था। इसके अलावा फोर्स कंस्क्रिप्शन भी की जा रही थी। फोर्स कंस्क्रिप्शन कहने का मतलब है नेपोलियन एक कानून बना दिया कि हर एक आदमी अपने ज़िंदगी का कुछ सर्टेन ईयर्स जो है वो फौज में काम करेगा। तो अगर आप किसी के मर्जी के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं तो लोगों में नाराज़गी होती है। जैसे वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती फौज में बहाल किया जाता था और बॉर्डर पर लड़ने के लिए या फौज में भेज दिया जाता था। ये बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगी थी, इसी को फोर्स कंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ नेपोलियन के खिलाफ नाराज़गी बननी शुरू हो गई। इसके अलावा नेपोलियन जो बाहरी हुकूमतों को हराया था, उन सब की टेरिटरीज को कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारे रूलर्स में अभी भी ऐसा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नेपोलियन पूरे यूरोप में हुकूमत को और बढ़ाना शुरू कर दे। तो वहाँ के बाकी कंट्रीज़ के किंग्स और मोनार्क या वहाँ की गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन आगे चल करके हमारे लिए ख़तरा बनने वाला है। इसीलिए सभी मिल करके एक अलायंस बनाते हैं, और उस अलायंस के तहत कौन कौन सब शामिल होता है? प्रूशिया शामिल होता है, ऑस्ट्रिया शामिल होता है, ब्रिटेन शामिल होता है, रशिया, ये सब एक अलायंस बनाता है और नेपोलियन पर वॉर डिक्लेयर कर देता है, जिस वॉर को बैटल ऑफ वाटरलू कहते हैं 1815 में। और ये सभी अलायंस मतलब ब्रिटेन है, प्रूशिया है, रशिया है, ऑस्ट्रिया है, ये सब मिल करके नेपोलियन को हरा देता है, जिसको बैटल ऑफ वाटरलू कहते हैं। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया। जब नेपोलियन हार गया तो फिर नेपोलियन को कैद कर लिया गया और फ्रांस पर जो है वो ये लोग मिल करके एक ट्रीटी इंपोज करता है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज ट्रीटी इंपोज करता है, और जिस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं, और ट्रीटी ऑफ वियना को एड्रेस कर रहा था या लीड कर रहा था ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक। इस चैप्टर में ड्यूक मेटरनिक के बारे में बहुत बार नाम आएगा और आप लोगों को याद रखना ड्यूक मेटरनिक कौन था। तो ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर हुआ करता था, वही ये ट्रीटी ऑफ वियना को लीड करता, जिस ट्रीटी ऑफ वियना में फ्रांस पर बहुत सारी चीज़ें थोप दी गई थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें फ्रांस की मर्जी के खिलाफ, एक ह्यूमिलिएशन ट्रीटी टाइप का था, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या है, यहाँ देखिए बैटल ऑफ वाटरलू देख लिए, क्या था बैटल ऑफ वाटरलू। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एलिमेंट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या चीज़ें था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या सब बात हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ वियना में ये बात हुई थी कि फ्रांस में दोबारा मोनार्की कायम किया जाएगा,
बोरबोन डायनेस्टी जो कि रिवॉल्यूशन से पहले जो हुकूमत कर रही थी, जो ख़ानदान फ्रांस में 1789 से पहले हुकूमत कर रही थी, उसी डायनेस्टी का अगला राजा लुइस 18 जो है वहाँ का राजा बनेगा। इसके अलावा फ्रांस जो नेपोलियन के अंडर में जिन जिन हुकूमतों का टेरिटरी सब कब्जा किया था वो सब फ्रांस से छीन ली जाएगी और वो जिन जिन की है उसको लौटा दी जाएगी या आपस में बांट ली जाएगी। फ्रांस के बॉर्डर पर बहुत सारे जो है स्टेट्स क्रिएट कर दिए गए, बहुत सारे जगह बसा दिए गए स्टेट्स, नई नई आबादी बसा दी गई कि फ्रांस आगे नेपोलियन के जैसा कोई फ्रांस में नहीं आए और आगे ये एक्सपेंशन नहीं करे, यूरोप की बाकी कंट्रीज का टेरिटरीज को कब्जा नहीं करे। इसके अलावा जो नेशनलिज्म एक्टिविटीज थी या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी उन सब चीज़ों को कम करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सब जो है वो ट्रीटी ऑफ वियना में था। क्या सब था कि फ्रांस में दोबारा मोनार्की कायम किया जाएगा, पहला। दूसरा क्या था, जो बोरबोन डायनेस्टी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले हुकूमत कर रही थी वही बोरबोन डायनेस्टी अब हुकूमत करेगी और वहाँ का राजा लुइस 18 बनेगा और इसी को कहा गया न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर एस्टेब्लिश कर दी जाएगी। न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर कहने का मतलब कि जो पुरानी हुकूमत थी, वो जो पुरानी ख़ानदान थी वो दोबारा अब हुकूमत करेगी। फ्रांस जो नेपोलियन के रूल के अंदर, नेपोलियनिक रेजिम के अंदर जिन जिन जगहों पर कब्जा किया था वो सब टेरिटरीज फ्रांस से वापस ले लिया जाएगा और आपस में बांट दिया जाएगा या जिन लोगों की थी उसको जो है वापस दे दी जाएगी। फ्रांस के बॉर्डर पर बहुत सारी स्टेट बसा दी जाएगी कि आगे फ्रांस एक्सपेंशन करने की कोशिश नहीं करे या दूसरी की टेरिटरीज को जो है वो कब्जा नहीं करे और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को या जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ थी इन सब चीज़ों को जो है वो दबाने की कोशिश की गई। तो ये क्या था, एलिमेंट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में यही था। ट्रीटी ऑफ वियना को लीड कौन कर रहा था, ड्यूक मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर वो लीड कर रहा था। अब आगे देखिए सीक्रेट सोसाइटीज क्या था और सीक्रेट सोसाइटीज का एम क्या था, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जो ट्रीटी ऑफ वियना, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना में फ्रांस पे बहुत सारी ट्रीटीज थोप दी गई जो कि फ्रांस के जो है फ्रांस पर ज़बरदस्ती इम्पोज की गई थी। और क्या किया गया, मोनार्की को दोबारा रीएस्टेब्लिश कर दिया गया। जो पुरानी ख़ानदान फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले बोरबोन डायनेस्टी हुकूमत कर रही थी उसको दोबारा जो है रीएस्टेब्लिश कर दिया गया। तो अब इतने दिनों से जो रिवॉल्यूशनरी लोग मेहनत किए थे, जो रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश किए थे, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक बनाने की कोशिश किए थे, जो बहुत सारे राइट्स लोगों को मिले थे, नेपोलियन भी थोड़े बहुत राइट्स लोगों को दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने की कोशिश किया था। तो ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो तो बैठे नहीं रहेंगे। तो रिवॉल्यूशनरीज लोग ये अपनी अपनी सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं और इस सीक्रेट सोसाइटीज के थ्रू ये जो भी ट्रीटी ऑफ वियना थी उस ट्रीटी ऑफ वियना के ट्रीटीज को, ट्रीटी ऑफ वियना के एलिमेंट को वो जो है अपोज करने की कोशिश करते हैं। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का नारा देते हैं और लोगों को फिर से रिवॉल्यूशन के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो सीक्रेट सोसाइटीज क्या थी, ये बहुत सारी सोसाइटीज थी। ये ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनरीज की जो है एक सोसाइटीज थी जो इन लोगों ने इसलिए बनाई थी कि ट्रीटी ऑफ वियना में जो चीजें जो रिवॉल्यूशन के खिलाफ हुई थी उन सब चीजों को अपोज करना है और फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म लोगों में कायम करना है और रिवॉल्यूशन के लिए आगे लोगों को तैयार करनी है। ठीक है, तो ये सब इन लोगों का एम हुआ करता था, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ट्रीटी ऑफ वियना को अपोज करना और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को जो दबाने की कोशिश की गई थी वो स्प्रेड करना और लोगों को आगे रिवॉल्यूशन के लिए तैयार करना। ठीक है, अब इसी सब सीक्रेट सोसाइटीज में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज थी, जैसे कार्बोनरी है, यंग इटली है, यंग यूरोप है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इसी रिवॉल्यूशनरीज लोगों में सीक्रेट सोसाइटीज किन लोगों की थी, रिवॉल्यूशनरीज जो लोग क्रांति का चाहते थे, जो लोग बदलाव चाहते थे, उन लोगों की ग्रुपिंग थी। तो इसी सब रिवॉल्यूशनरीज लोगों में नाम आता है जीसीपी मैजिनी, जीसीपी गरिबाल्डी, तो ये सब नाम आता है। तो ये जीसीपी मैजिनी, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गरिबाल्डी वगैरह पर भी पूछा जाता, तो आप याद रखिएगा। तो जीसीपी मैजिनी कौन था, ठीक है, ये इटली का एक रिवॉल्यूशनरी था जो 1804 में जेनुआ में पैदा हुआ था और ये कार्बोनरी एक जो सीक्रेट सोसाइटीज थी उसका ये मेंबर था। लेकिन ये खुद भी सीक्रेट सोसाइटीज बनाता है यंग इटली और यंग यूरोप के नाम से। और इसका विजन था, इसका कहना था गॉड हैड इंटेंडेड द पीपल टू ग्रुप इनटू अ नेशन, मतलब इसका कहना था कि गॉड चाहते हैं कि पूरी दुनिया की लोग अलग अलग ग्रुप में बैठे और उस ग्रुप को नेशन कहा गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं नेशन स्टेट और या नेशनलिज्म या लोगों को एकजुट करने का, यूनाइट करने का जो है कोशिश किया था, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट करने का कोशिश किया था। ठीक है, और आपको दिखाई देगा इटली यूनिफिकेशन में जीसीपी मैजिनी और जिप्सी गरिबाल्डी इन लोगों का भी नाम आएगा। तो ये कहाँ का था, इटली का था। ठीक है, तो ये याद रखना, ये कार्बोनरी जो एक सीक्रेट सोसाइटीज थी पहले से, उसका ये
मेंबर था, लेकिन ये अपनी खुद की सीक्रेट सोसाइटीज बनाता था यंग इटली और यंग यूरोप के नाम से, याद रखना। और इसका क्या कहना था, ठीक है, इसका कोटेशन है, गॉड हैड इंटेंडेड द नेशन टू ग्रुप इनटू अ नेशन, मतलब गॉड चाहते हैं कि लोग जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में बटे हों और नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो। अब जिप्सी मैजिनी एक रिवॉल्यूशनरी था, तो रिवॉल्यूशनरी से जो कंजर्वेटिव लोग थे, ठीक है, मतलब जो एरिस्टोक्रेट थे, जो किंगडम या फिर मोनार्की सिस्टम कायम रखना चाहते थे, वो लोग रिवॉल्यूशनरी से डरते थे। और जिप्सी मैजिनी के बारे में स्टेटमेंट दिया था वही ड्यूक मेटरनिख, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या दिया था, कहा था ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, मतलब समाज सोसाइटी में जो ये क्रांति और रिवॉल्यूशन, वायलेंस, जो प्रोटेस्ट, ये सब जो हो रहा है, इस सब के मैजिनी इस सब का पूरा जिम्मेदार है। मतलब ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर बोला जाता है शांति, स्टेबिलिटी, पीस, मतलब इस सब का ये जिम्मेदार है। इस तरीके से जो कौन कहा था जिप्सी मैजिनी को, ड्यूक मेटरनिख कहा था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और याद रखिएगा उसी का वो स्टेटमेंट था, ठीक है, क्या, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये सब याद रखना क्या किसका स्टेटमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो अब आगे देखिए हम क्या देखते हैं, 1815 में फिर से फ्रांस में क्या कायम हो जाता है, फ्रांस में फिर से जो है मोनार्की कायम हो जाती है और लुइस 18 को जो है बोरबोन डायनेस्टी का राजा लुइस 18 वहाँ पे हुकूमत करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो रिवॉल्यूशनरी थे वो सब काम कर ही रहे थे और कुछ दिनों के बाद फिर से फ्रांस में रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है, जो कि 1830s के दौर में होता है। और 1830s के दौर को रिवॉल्यूशनरी का दौर कहा जाता है, वो भी एक रिवॉल्यूशन का दौर था। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि आखिर 1830s को हंगर, हार्डशिप और रिवॉल्यूशन का दौर क्यों कहा जाता है। तो देखिए क्या है, पॉपुलर रिवोल्ट, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट का दौर या एज ऑफ रिवॉल्यूशन इसको क्यों कहा जाता है। आखिर 1830s में क्या हुआ था, ठीक है, कि इसको हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट का दौर कहा जाता है। तो इस बात को याद रखना है, 1830s के दौर में देखा गया कि पूरे यूरोप में आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा राइज होता है, ठीक है, और जो रूरल आबादी थी वो शहर की तरफ मूव कर जाती है, शहर में आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। जितनी आबादी बढ़ी थी उतनी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कारखाने या फूड ग्रेन वगैरह सबका प्रोडक्शन नहीं होता है, तो चीज़ों का जो है वो क्राइसिस हो जाता है, ठीक है, फूड ग्रेन की क्राइसिस हो जाती है, खाने पीने की चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, महंगाई काफ़ी बढ़ जाती है। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कारखाने में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है वो लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, पॉवर्टी थी, फूड क्राइसिस था। तो इसी सब वजह से लोग जो है रोड पर उतर आए थे, लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे। तो क्या सब वजह था, याद रखना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी बहुत तेजी से बढ़ी थी। दूसरा, जो रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर करके आ गए थे, अर्बन एरिया की माइग्रेशन अर्बन एरिया की आबादी बढ़ चुकी थी। जितनी हमारी आबादी बढ़ी थी उतनी प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं हो रही थी, ना ही फूड ग्रेन का, ना ही बाकी चीज़ों का। तो जिस वजह से चीज़ों का किल्लत थी, चीज़ों की कमी थी, फूड क्राइसिस था या बाकी अदर चीज़ों का क्राइसिस था। तो जब हमारी डिमांड ज़्यादा रहेगी, जो खरीदने वाले या खाने पीने वाले लोग ज़्यादा होंगे और प्रोडक्शन कम होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा। तो चीज़ों का दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया था, लोगों के पास खाने पीने की भी किल्लत थी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से मशीन और इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कारखाने में मशीनों से प्रोडक्शन होने की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट था और पॉवर्टी वगैरह भी बढ़ गया था, जिस वजह से लोगों के पास खाने पीने की किल्लत या और भी सारी जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस थी और लोग जो है रोड पर उतर आए थे और इन सब चीज़ों के खिलाफ बदलाव चाहते थे। फिर फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है, फ्रांस में ये फिर ज़्यादा होता है और वहाँ पर देखा जाता है कि फ्रांस को फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया जाता है। 1830s में राजा हुकूमत करेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से हुकूमत करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हुकूमत करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा गया, कहा गया उस लिमिट में हुकूमत करेगा, मतलब राजा की एब्सोल्यूट पावर पर पाबंदी लगा दी जाती है। और लुइस फिलिप एक नया राजा बनता है, कहाँ, फ्रांस में, ठीक है। 1830s में क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। फिर 1840s में फिर रिवॉल्यूशन होता है, तो 1840s में फाइनली फ्रांस में, ठीक है, डेमोक्रेसी कायम हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज भी खत्म की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस में जो डेमोक्रेसी या रिपब्लिक फ्रांस कब बना फाइनली, तो 1848 में बना, ठीक है। तो ये हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट का दौर इसको क्यों कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा।
अब फ्रांस के बारे में हम लोग काफ़ी पढ़ लिए, लेकिन फ्रांस के अलावा भी बाकी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ देखिए बाकी कंट्रीज़ में क्या पढ़ना है, आपको टॉपिक होगा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या है, तो ग्रीक देखिए, ग्रीक हमेशा से, ग्रीक पिछले 400-500 सालों से ये ऑटोमन अंपायर के अंदर में हुआ करता था, अंडर में हुआ करता था। जैसे इंडिया एक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में था, बाहरी हुकूमत जो इस पर कब्जा की हुई थी, तो आप देखिएगा ऑटोमन अंपायर जो कि तुर्की से हुकूमत कर रहा था, टर्की जिसको कहते हैं, वहाँ से एक जो है खिलाफत सिस्टम चल रही थी। और यूरोप के काफ़ी एक टाइम था जो यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज़ पर जो है ऑटोमन अंपायर का कब्जा था। लेकिन धीरे धीरे जब ऑटोमन अंपायर कमज़ोर हुआ, ठीक है, तो इन सब जगहों पर वो ये सब जगह धीरे धीरे आज़ाद होना शुरू हो गया। तो वैसे ही और ये ग्रीक जो था, जो कि एक यूरोप की कंट्रीज थी, लेकिन तुर्की से जो हुकूमत की जा रही थी, ऑटोमन अंपायर जिसको उस्मानिया खिलाफत कहते हैं, उन लोगों का ग्रीस पर कब्जा हुआ करता था। लेकिन ग्रीस जो ऑटोमन अंपायर जैसे ही कमज़ोर हुआ, तो यहाँ पर लोग एकजुट हो गए जो है ग्रीस से ऑटोमन अंपायर से आज़ाद होने के लिए, ग्रीस, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है वो ग्रीस के साथ थे, ठीक है, जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग थे, आर्टिस्ट थे, ठीक है, और भी बाकी जो है ईस्टर्न यूरोप के लोग भी इन लोगों को साथ दे रहे थे। और ये लोग लड़ रहे थे किसके खिलाफ, ग्रीस के लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे, जो बाहरी हुकूमत थी ऑटोमन अंपायर की का इन लोगों पर कब्जा हुआ था, उसके खिलाफ। इसी को ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। और फाइनली ग्रीस को ऑटोमन अंपायर आज़ाद कर देती है। 1832 में एक ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो आप लोगों को याद रखना है ग्रीस कब आज़ाद हुआ था, 1832 में। और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन अंपायर और ग्रीस के लोगों के बीच थी, जिससे ऑटोमन अंपायर ग्रीस को अपनी, ठीक है, हुकूमत से या अपनी गुलामी से आज़ाद कर देता है। तो ये याद रखना है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक आज़ादी की लड़ाई थी, ग्रीस के लोगों ने लड़ी थी ऑटोमन अंपायर के खिलाफ, जिसके अंडर में ये काफ़ी दिनों से हुआ करते थे। फाइनली जो है ग्रीस रिवॉल्यूशन में आपको ये सब लिखना है कि जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग थे, या यूरोप के बाहर के, सॉरी ईस्टर्न ग्रीस से बाहर के जो लोग थे, बाकी ईस्टर्न यूरोप के लोग, वो पढ़े लिखे पोएट, आर्टिस्ट, या जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, टीचर, लॉयर, प्रोफेसर, मिडिल क्लास, ये लोग साथ देते हैं ग्रीस के लोगों को। और फाइनली रिवॉल्यूशन होता है और ग्रीस को आज़ाद कर देती है ऑटोमन अंपायर। एक ट्रीटी साइन किया जाता है 1832 में, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए रोमांटिसिज्म क्या है। रोमांटिसिज्म आपको एक आध नंबर में पूछा जाएगा। ये एक कल्चरल मूवमेंट था, ये एक मूवमेंट था जिस मूवमेंट के दौरान ये कोशिश की गई थी कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को क्रिएट करना है यूरोप में लोगों के बीच। कैसे, तो अलग अलग तरीके से, कल्चर से, सॉन्ग से, डांस से, ठीक है, ये अलग अलग जो तरीके से लोगों के बीच देशभक्ति की भावना जगाने की कोशिश की गई थी। जैसे माने चलिए कोई एक देशभक्ति का सॉन्ग लिख दिया, जैसे देशभक्ति का कोई प्रोग्राम हो गया, जैसे कोई नेशनलिज्म को लेकर के किताब लिख दिया, ठीक है, या फिर एकजुट होना क्यों जरूरी है, इन सब चीजों को लेकर के। तो जो पढ़े लिखे लोग थे या आर्टिस्ट थे, पोएट थे, ठीक है, ये कल्चरल मूवमेंट शुरू करते हैं पूरे यूरोप में लोगों के बीच फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को क्रिएट करने का। इसी को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। अब आइए हमारा जो और टॉपिक है, यहाँ देखिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये हम क्या देखते हैं कि यूरोप में जो रिवॉल्यूशन हुआ, तो 1830s से लेकर के और 1848 तक जो है वो रिवॉल्यूशन हुआ था। तो 1830s में हम क्या देखें, फ्रांस में हुआ, और फ्रांस में जो हुआ तो उसका असर बाहर भी हो रहा था। ये तो आप लोगों को हम बता ही थे, बाहर कहाँ हो रहा था कि इसीलिए जो बाहर यूरोप के बाकी कंट्रीज में, फ्रांस के अलावा भी हो रहा था। तो यहाँ जर्मनी में भी एक थोड़ी बहुत रिवॉल्यूशन होती है, जो जर्मनी के पढ़े लिखे और मिडिल क्लास लोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करता है, और अपने राजा को की पावर को, जो राजा की एब्सोल्यूट पावर को, उसको लिमिट कर करके जो है वो एक पार्लियामेंट बनाता है। और यहाँ के लोग चाहते हैं कि राजा हुकूमत करे, लेकिन पार्लियामेंट के अंडर में हुकूमत करे, पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुकूमत करे। लेकिन वहाँ की जो मिलिट्री होती है, ठीक है, या वहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी होती है, मतलब राजा की फौज जो है वो इन लोगों के डिमांड्स को नहीं मानती है और इन लोगों के रिवॉल्यूशन को क्रश कर देती है, ठीक है। और फाइनली देखा जाता है कि ये रिवॉल्यूशन फेल हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, व्हाट वाज द एज ऑफ व्हाई 1848 व्हाई द रिवॉल्यूशन ऑफ द 1848 वाज फेल्ड इन यूरोप। तो 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में तो हुआ ही था, फ्रांस के अलावा हुआ था कहाँ, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था। तो आपको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो आंसर होगा वही 1848 का रिवॉल्यूशन क्यों फेल्ड हो गया, ठीक है, ये दोनों जवाब एक ही जैसा होगा। तो देखिए यहाँ क्या था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट।
ठीक है। इट वॉज एन जर्मन नेशनल असेंबली, एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाने की कोशिश की जाती है। नेशनल असेंबली क्या होता है, जैसे इंडिया में हम क्या देखते हैं, नेशनल असेंबली का, इंडिया के नेशनल असेंबली का नाम क्या, पार्लियामेंट, ठीक है, जहाँ पे पूरे देश से लोग इलेक्ट होकर के आते हैं और पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं या गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, यहीं से पूरी गवर्नमेंट में कानून बनाई जाती है। तो वैसे ही यहाँ के लोगों द्वारा देख, इट वॉज अ जर्मन नेशनल असेंबली। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक जर्मनी का नेशनल असेंबली था, फॉर्म्ड बाय द मिडिल क्लास प्रोफेशनल, जो वहाँ के मिडिल क्लास लोग थे उन लोगों ने बनाया था। हम क्या बताए थे, मिडिल क्लास जो है वो टॉर्च बियरर है वहाँ के रिवॉल्यूशन के लिए, पूरी रिवॉल्यूशन के लिए सारा काम मिडिल क्लास लोगों ने ग्राउंड तैयार किया था। क्यों, पढ़े लिखे लोग थे तो बहुत सारे थिंकर्स के आइडिया से जो है ये इन्फ्लुएंस थे, तो ये लोग जो है ना टॉर्च बियरर होते हैं और यही लोग रिवॉल्यूशन को सभी जगह पर आगे बढ़ाए थे। तो इट वॉज एन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था, इट वॉज एन जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म्ड बाय द मिडिल क्लास प्रोफेशनल, बहुत सारे मिडिल क्लास लोग थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्पेरस आर्टिजन थे। तो ये लोग जो है फ्रॉम बिलोंगिंग टू द डिफरेंट जर्मन रीजन, जर्मनी के अलग अलग रीजन से थे ये लोग, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे, पूरे जर्मनी में एक जैसा राजा होना चाहिए, एक राजा की हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन राजा की पावर एब्सोल्यूट नहीं होगी, राजा की पावर वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन और वहाँ की पार्लियामेंट से लिमिट होगा, इस तरीके से ये लोग कोशिश किए थे। इट वॉज कन्वेंड ऑन 18 मई 1848, 18 मई 1848 को 18 मई 1848 को ये जो है नेशनल असेंबली जो है बुलाई गई थी इन चर्च ऑफ सेंट पॉल, ठीक है, इन द सिटी ऑफ द फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट एक शहर है जर्मनी में, वहां पर एक जो है वो चर्च है सेंट पॉल नाम से, वहां पर ये नेशनल असेंबली बुलाई गई थी, ठीक है। दिस असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं फॉर अ जर्मन नेशन, पूरे जर्मनी के लिए, टू बी हेडेड बाय द मोनार्की, कि यहाँ पर मोनार्क हुकूमत करेगा सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट के अंडर में हुकूमत करेगा, ये कोशिश की जाती है। देखिए अब आगे देखिए, हाउएवर इट फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री, बोला जा रहा है, लेकिन ये जो जर्मन नेशनल असेंबली बनाई गई थी, ठीक है, और ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है कि इस हिसाब से जर्मनी में हुकूमत की जाएगी पूरे जर्मनी में, इसको एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री इनकार कर देती है और इन लोगों की डिमांड को खत्म कर देती है, ठीक है। ऑल्सो इट वॉज dominated by the middle class, it lost its masses support। पूछा जाता है also as it was dominated by the middle class, पूछा जाता है कि आखिर ये रिवॉल्यूशन 1848 का रिवॉल्यूशन फेल क्यों हो गया, तो आपको ये सब तो लिखना ही है, ठीक है। इसके अलावा आपको ऐसे नहीं लिखेगा इट वाज अ जर्मन नेशनल असेंबली, तो लिखेगा कि जर्मनी के जो मिडिल क्लास लोग थे वो एक नेशनल असेंबली बनाने की कोशिश करते हैं जिसका नाम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होता है, ठीक है। जो फ्रैंकफर्ट में एक जो है चर्च होता है, उस चर्च में ये लोग नेशनल असेंबली बुलाते हैं, वो वहाँ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और वो चाहते रहते हैं कि जो है वहाँ का मोनार्क हुकूमत करे, लेकिन पार्लियामेंट के हिसाब से हुकूमत करे, लेकिन वहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी होती है, मोनार्की या मिलिट्री, इन सब चीज़ों को नहीं मानती है और इन लोगों के रिवॉल्यूशन को ख़त्म कर देती है, सप्रेस कर देती है। अब आगे है कि आखिर ये फेल क्यों होगा, तो ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सिर्फ सिलेक्टेड मिडिल क्लास लोग थे, मासेस सपोर्ट नहीं था, पूरे जर्मनी के लोग इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, पूरे जर्मनी के लोगों का सपोर्ट नहीं था, इसी वजह से ये रिवॉल्यूशन फेल हो गया। तो आपको या तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हो या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 वाज फेल्ड, ठीक है, 1848 का रिवॉल्यूशन आखिर फेल क्यों हो गया, तो आपको यही चीज लिखना है। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब आगे देखिए, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था ये देख लिए। अब हम लोग देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, आखिर जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में आपको लिखना है कि जर्मनी जैसा आज के डेट में जर्मनी की टेरिटरीज हम देखते हैं वैसा टेरिटरीज नहीं था। जर्मनी छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था और ज़्यादातर जर्मनी के पार्ट्स पर बाहरी राजाओं का हुकूमत हुआ करता था। जर्मनी का एक पार्ट था प्रूशिया, सिर्फ प्रूशिया पर जो है जर्मन के बादशाह का हुकूमत हुआ करता था। तो बहुत सारी कोशिशें की गई थी जर्मनी को एकजुट करने का, पूरे जर्मनी पर एक बादशाह की हुकूमत को कायम करने का, एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन और कानून को बनाने का, एडमिनिस्ट्रेशन या किंग्स या कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीज़ों को जो है वो बनाने का, लेकिन पहले नहीं हो पाया। लेकिन प्रूशिया का जो
चीफ मिनिस्टर था ऑटोमन बिस्मार्क, वो इस चीज़ का जिम्मेदारी लेता है और बाहरी हुकूमतों से लड़ता है। जैसे फ्रांस है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, इन सब जगहों का कब्जा हुआ करता था जर्मनी के ज़्यादातर पार्ट्स पर। तो 1864 से 1870 के बीच 6 साल के बीच 3 वॉर लड़ता है। कौन? ऑटोमन बिस्मार्क। किसके खिलाफ? फ्रांस के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ और डेनमार्क के खिलाफ, और बाहरी हुकूमतों को हरा करके पूरे जर्मनी पर एक राजा की हुकूमत को कायम करता है। फाइनली कैसर विलियम IV, जो कि प्रूशिया का राजा हुआ करता था, जिसका चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क था, तो कैसर विलियम IV को पूरे जर्मनी का राजा डिक्लेयर कर दिया जाता है। पूरे जर्मनी में एक जैसी कॉन्स्टिट्यूशन, एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक जैसा वेट एंड मेजर, फ्लैग, करेंसी, ये सब अडॉप्ट कर करके जर्मनी में नेशनलिज्म को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और तब से जर्मन यूनाइट हो गया। इसी को जर्मनी का यूनिफिकेशन हम कहते हैं। तो क्या कहना है कि आज जैसे जर्मन का पॉलिटिकल टेरिटरीज है, वैसा पॉलिटिकल टेरिटरीज नहीं हुआ करता था। जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और जर्मनी के ज़्यादातर हिस्से पर फ्रांस है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, इन सब जगहों का कब्जा हुआ करता था। जर्मनी के एक पार्ट पर, प्रूशिया पर, सिर्फ जर्मन बादशाह का जो है वो जर्मनी का बादशाह हुकूमत किया करता था। और जो पहले लोग कोशिश किए थे कि जर्मनी पर एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन, एक जैसी कानून, या पूरे जर्मनी पर एक बादशाह की हुकूमत को कायम करने का, कि एक जैसी कानून हो, एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सब चीज़ों पर, ठीक है, एकजुट करने का। लेकिन बहुत लोगों ने पहले जो कोशिश की गई थी वो फेल हो गया। लेकिन जर्मनी को यूनिफाई करने का जिम्मेदारी कौन लिया? जर्मनी को यूनिफाई करने का जिम्मेदारी लिया जो प्रूशिया का जो चांसलर हुआ, प्रूशिया का जो चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, ऑटोमन बिस्मार्क। और ऑटोमन बिस्मार्क जो है वो बाहरी हुकूमतों से वॉर करता है। 1864 से 1870 के बीच 3 वॉर लड़ी जाती है। फ्रांस के 3 वॉर लड़ी जाती है, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, और इन लोगों को हरा करके पूरे जर्मनी पर एक बादशाह की हुकूमत कायम की जाती है। कैसर विलियम IV को पूरे जर्मनी का, यूनाइटेड जर्मनी का एक बादशाह डिक्लेयर किया जाता है और इन सब जगहों पर एक जैसी कॉन्स्टिट्यूशन, एक जैसे कानून, एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन बना करके जर्मनी को यूनिफाई की जाती है। ठीक है, तो ये जर्मन यूनिफिकेशन की कहानी है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? सभी जगहों पर एकजुट किया जा रहा है, सभी जगहों पर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अगर एक बादशाह की हुकूमत बना रहे हैं, एक बादशाह का जो है एडमिनिस्ट्रेशन कायम हो रहा है, एक जैसी करेंसी है, एक जैसा कानून है, एक जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक जैसा वेट एंड मेजर है, तो ये क्या हो गया? ये कहीं ना कहीं सभी को एकजुट की जा रही है ना, जो नेशनलिज्म का डेफिनेशन है। ठीक है, अब आगे देखिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्या था? इटली की भी कहानी कहीं ना कहीं जर्मनी के जैसी ही थी। इटली छोटे छोटे 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था और इटली के ज्यादातर हिस्से पर बाहरी हुकूमतों का कब्जा था, जैसे नॉर्थ पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल इटली में कहीं ना कहीं पोप हुकूमत कर रहा था, जो चर्च था वो डोमिनेंट था, वो हुकूमत कर रहा था। साउथ वाले जर्मनी, इटली के साउथ वाले पार्ट पर जो स्पेन का कब्जा था, वहाँ भी बोरबोन डायनेस्टी हुकूमत कर रही थी। तो इस तरीके से इटली भी छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था। इटली वॉज स्कैटर्ड इनटू 7 स्टेट्स। ठीक है, 7 किंगडम, और ज्यादातर इटली पर बाहरी हुकूमतों का कब्जा था। एक जगह था सर्डिनिया पायडमांट, सर्डिनिया पायडमांट पर ही इटली का बादशाह हुकूमत कर रहा था। बाकी इटली के ज्यादातर हिस्से पर बाहरी जगहों का, बाहरी राजाओं का कब्जा था। अलग अलग कंट्रीज उन सब के टेरिटरीज पर कब्जा किया हुआ था। इटली में पहले भी कोशिश की गई थी इटली को यूनिफाई करने का। वहां पर जो जिप्सी मैजनी है, जिप्सी गरिबाल्डी है, वो एक रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश किया था और इटली के लोगों को एकजुट करने का कोशिश किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। फाइनली उन लोगों ने भी ये बात, उन लोगों को भी ये रियलाइज होने लगा कि वॉर के अलावा और कोई जो है चारा नहीं है। तो वैसे ही सर्डिनिया पायडमांट का जो राजा हुआ करता था, कौन? विक्टर इमैनुअल II, और विक्टर इमैनुअल II का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था काउंट केवर। काउंट केवर को ये जिम्मेदारी देता है विक्टर इमैनुअल II कि तुम बाहरी हुकूमतों के खिलाफ वॉर करो और सारे जो इटली पर हमारी हुकूमत को कायम करो। तो काउंट केवर वॉर डिक्लेयर करता है और जिस वॉर में जिप्सी मैजनी, जिप्सी गरिबाल्डी और भी रिवॉल्यूशनरी लोग भी साथ देते हैं। और बाहरी हुकूमतों को किन किन जगहों पर? ऑस्ट्रिया को, इसके अलावा जो है ना, पहले ऑस्ट्रिया से होता है, फिर स्पेन से होता है, और फिर जो बीच में पोप होते हैं वो भी सरेंडर कर देते हैं। और एक इस तरीके से पूरे इटली पर एक जैसी हुकूमत, एक राजा की हुकूमत कायम करने की कोशिश की जाती है। काउंट केवर पूरे इटली पर विक्टर इमैनुअल II को राजा डिक्लेयर करता है। वहाँ पर एक जैसी कॉन्स्टिट्यूशन, एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन, एक जैसी फ्लैग और भी यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन कायम करके यहाँ पे भी लोगों को एकजुट की जाती है। इसी को कहा जाता है इटली यूनिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ इटली यूनिफिकेशन भी हो गया। अब हमारा कहानी है ब्रिटेन यूनिफिकेशन का।
तो जैसा कि हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली देखते हैं, ऐसा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की कहानी नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन के बारे में बता दे रहे हैं। ब्रिटेन 1688 में ही ब्रिटेन में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, जहां पर लोग एक जो है डिमांड किए थे कि राजा के एब्सोल्यूट पावर पर पाबंदी लगाने के लिए, और वहां पर राजा जो है लोगों की, रिवॉल्यूशनरी लोगों की बात को मान लेता है और बहुत सारी पावर मोनार्क से लेकर के वहां की पार्लियामेंट को दे दी जाती है। ठीक है, और राजा नाम का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टाइप का रहता है, पार्लियामेंट के पास ज्यादातर पावर होता है। ठीक है, लेकिन 1707 में एक कानून पास की जाती है और उस कानून के तहत जो आयरलैंड पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से आयरलैंड पर कब्जा हो गया। फिर हम देखते हैं वेल्स वगैरह सब पर कब्जा होता है। 2-3 कंट्रीज पर ये लोग अपना जबरदस्ती फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कर करके इन लोगों पर कब्जा कर लेता है, और 2-3 कंट्रीज में एक जैसी कानून, एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन बना करके यूके, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, जो एक था आयरलैंड था, फिर नीदरलैंड था। ठीक है, तो आयरलैंड पर 1704 में कब्जा होता है। फिर नीदरलैंड पर जो है ये लोग जो क्रिश्चियनिटी में जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच जो है वॉर करवा करके, जो इन लोगों के यहाँ जो कैथोलिक, हाँ प्रोटेस्टेंट लोग इन लोगों के यहाँ ज़्यादा थे और नीदरलैंड में माइनॉरिटीज़ में थे, तो ये लोग नीदरलैंड के माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट कर करके वहाँ पर रिलीजियस वॉर डिक्लेयर करवाता है और अपनी फौज भेज करके नीदरलैंड पर भी कब्जा कर लेता है। और नीदरलैंड के जो नॉर्थ वाले हिस्से पर वेल्स है जो वो चौथी कंट्रीज, उन सब जगहों पर एक जैसी ब्रिटेन के जैसी एडमिनिस्ट्रेशन, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन बना करके ब्रिटेन को भी यूनिफाई करने का कोशिश करता है। 1688 में खुद ही ब्रिटेन में रिवॉल्यूशन हुआ। उसके अलावा ये लोग आयरलैंड पर 1704 में कब्जा कर लिए, एक कानून पार्लियामेंट से पास कर करके। फिर नीदरलैंड से वॉर होता है, वेल्स से होता है, और इन सारे कंट्रीज को, इन चारों कंट्रीज को मिला करके यूके, यूनाइटेड किंगडम डिक्लेयर करने की कोशिश की जाती है। इन चारों कंट्रीज में एक जैसी कॉन्स्टिट्यूशन, एक जैसा फ्लैग, एक जैसी कानून, एक जैसी मार्केट, ठीक है, इन सब चीज़ों को, एक जैसा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम डिक्लेयर करके इन सब जगहों पर जो है लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की जाती है। तो ये ब्रिटेन यूनिफिकेशन था। अब देखिए आगे है हमारा जो छोटा छोटा लास्ट टॉपिक है, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड एलॉगरी। ठीक है, विजुअलाइजिंग द नेशन क्या है कि इस दौरान देखा जाता है एलॉगरी। एलॉगरी से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। तो एलॉगरी क्या था? एलॉगरी होता है कि अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग सिंबल का कुछ हिडन मीनिंग होता है। तो देखा गया ये जो यूरोप में रिवॉल्यूशन हुआ, तो इन सब रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिंबल्स को किसी न किसी चीज़ों से जोड़ दिया गया। तो अगर कोई, जैसे कोई स्टोरी हो, कोई पोएम हो या कोई सिंबल हो जिसका कुछ न कुछ हिडन मीनिंग हो, उसी को जो है एलॉगरी कहा जाता है। मतलब कोई स्टोरी हो, कोई पोएम हो या कोई सिंबल हो जिसका कुछ सर्टेन हिडन मीनिंग हो, जिसको हम एलॉगरी कहते हैं। अब एलॉगरी में जैसे ब्रोकन चेन है, जो अगर कोई आदमी पोस्टर लिया हुआ और उस पोस्टर में ब्रोकन चेन दिखाई दे रहा है, चेन टूटा हुआ है, तो उससे क्या सिंबल जाएगा कि लोग आज़ाद हो रहे हैं। ठीक है, मतलब गुलामी से बाहर हो गए। अगर कहीं पर राइजिंग सन का कोई जो है सिंबल दिखा रहा है, इसका मतलब वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नए दौर की शुरुआत होने वाली है, नए वक्त की शुरुआत होने वाली है। अगर कोई किसी को जो है ओक लीव का क्राउन पहना रहा है, तो वो हीरोइज्म का जो है और कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस होता था। वैसे ही हम देखते हैं इटली, जर्मनी में, ठीक है, जर्मिनिया और मेरेना फीमेल फिगर को बनाने की कोशिश, दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे इंडिया में एलॉगरी भारत माता है, मतलब इंडिया कंट्री को दिखाने की कोशिश की जाती है भारत माता से। ठीक है, तो जैसे कहीं ना कहीं भारत माता इंडिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ है, तो वैसे ही ये लोग कहीं ना कहीं कोई सिंबल था, किसी का पिक्चर था, कोई स्टोरी है, कोई जो है पोएम है जिसमें कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग है, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ माने निकलता, उसी को हम एलॉगरी कहते हैं। तो याद रखना बहुत सारे एलॉगरीज का यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल हुआ था। अब आगे नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ था? नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नेशनलिज्म तो होता है कि अपने कंट्रीज को लेकर के फीलिंग ऑफ प्राउड, वननेस, कॉमननेस और फीलिंग ऑफ प्राउड। लेकिन जब ये नेशनलिज्म की वजह से लोग अपनी टेरिटरीज को कब्जा करना शुरू कर देते हैं, दूसरे टेरिटरीज को ऑक्युपाई करना शुरू कर देते हैं, इसी पॉलिसी को इंपेरियलिज्म कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं फ्रांस में हुआ। फ्रांस में जब लोग एकजुट हो गए नेपोलियन की हुकूमत के दौरान, नेपोलियन बाहरी हुकूमतों को भी कब्जा करना शुरू कर देता है और लोग उसको अपोज नहीं करते हैं। ठीक है, और नेपोलियन कहा करता था जहां तक भी फ्रांस का कोई एक आदमी रह रहा है वहां तक फ्रांस की टेरिटरीज है। तो अगर नेशनलिज्म इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वो नेशनलिज्म इंपेरियलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे ही है।
चलिए, तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ऐसे इससे एक और क्वेश्चन बनता है जो हम लोग इंडिया वाले में डिस्कस करेंगे कि यूरोप के नेशनलिज्म और इंडिया के नेशनलिज्म से कैसे अलग था। तो पहले हम लोग इंडिया का नेशनलिज्म पढ़ेंगे, उस पर भी पार्ट वाइज वीडियो बना चुके हैं। जो रिवीजन वीडियो 1 शॉर्ट रिवीजन है वो बनाएंगे। उससे पहले इस चैप्टर पे हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। या तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, या फिर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए। अगर ये आपको हमारा चैनल या हमारा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।